ये कहानी शुरू होती है साल 1780 से। महेश्वर साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई अपने दरबारियों के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने बनारस आती हैं। लेकिन बनारस का हाल देख उनकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उजड़ा हुआ शहर, तंग गलियां और मंदिर के नाम पर सिर्फ खंडर बचा था। बाबा विश्वनाथ की नगरी की ये दुर्दशा देख अहिल्याबाई ने ये प्रण लिया कि वो बनारस के नजारे को बदल कर रख देंगी। उन्होंने देश भर से स्कॉलर्स को बुलाया और पुराने ग्रंथों के हिसाब से काशी विश्वनाथ मंदिर का डिजाइन बनाने के लिए कहा। डिजाइन तैयार होते ही अहिल्याबाई ने बनारस के अंदर विश्वनाथ मंदिर और बनारस के चारों ओर 108 शिवलिंग बनाने शुरू किए, जिन्हें आज काशी पंचकोशी यात्रा कहा जाता है। काशी का कायाकल्प चल ही रहा था कि तभी भवानी स्टेट की रानी भवानी बनारस आती हैं। उन्होंने देखा कि मंदिर तो बन रहा था, लेकिन बनारस के स्कॉलर्स और शास्त्री यहाँ नहीं थे। एक तीर्थ स्थल पर जो भक्ति भाव का माहौल होता है, वो बनारस से पूरी तरह गायब था। आज भवानी स्टेट बांग्लादेश में है, जहाँ की रानी भवानी ने बनारस की गंगा में स्नान करके ये प्रण लिया कि वो रोज गंगा स्नान करेंगी और एक संस्कृत स्कूल की नींव लगाएंगी। कहते हैं कि उन्होंने पूरे 1 साल तक गंगा स्नान किया और 365 संस्कृत स्कूलों की न सिर्फ नींव लगाई, बल्कि उन्हें चलाने के लिए ग्रांट भी दिया। अब एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर बनकर तैयार हुआ और दूसरी तरफ रानी भवानी के संस्कृत स्कूल, जिससे पढ़कर निकले स्कॉलर्स ने बनारस में एक खूबसूरत माहौल तैयार किया। माहौल सुकून का, माहौल इत्मीनान का, माहौल भक्ति का। इतिहास में बनारस को लेकर अलग अलग बातें कही जाती है। पुराणों में लिखा है कि काशी शिव की त्रिशूल पट्टिका है और प्रलय आने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वही दुनिया मानती है कि बनारस मोक्ष द्वार है और लोग यहाँ बकायदा मरने आते हैं। अघोर संप्रदाय की शुरुआत भी बनारस से ही हुई। ये वो शहर है जहाँ मौत का जश्न मनाया जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि इस शहर को बसाया किसने? कितनी पुरानी है बनारस की कहानी? इसे जानने के लिए हमें चलना होगा बनारस के इतिहास की गहराइयों में। बनारस की कहानी शुरू होती है गंगा नदी से। हिमालयन रेंज के गोमुख पर्वत से निकलकर गंगा बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। लेकिन लोगों ने देखा कि बनारस में गंगा उत्तर दिशा में बह रही थी। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायमेंशन को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता था, इसीलिए बनारस को भी पवित्र माना जाने लगा। दूसरी तरफ कानपुर से कोलकाता तक जो ट्रेड होता था, गंगा के कारण बनारस उस ट्रेड का मेन सेंटर बन गया था और लोग यहाँ आकर बसने लगे। बनारस कितना पुराना है इसका ठीक ठाक अंदाजा तो किसी को नहीं है, लेकिन हिंदू माइथोलॉजी की माने तो काशी शब्द का पहला जिक्र अथर्ववेद में मिलता है। स्कंद पुराण, महाभारत और रामायण में भी काशी के बारे में लिखा गया है। कहते हैं कि महाराजा दशरथ की तीसरी रानी सुमित्रा काशी राज्य की ही राजकुमारी थी। 635 एडी में भारत आए चाइनीज ट्रैवलर हेनस्वांग ने भी इसके बारे में लिखा था कि ये गंगा किनारे बसा एक बड़ी आबादी वाला शहर है। बनारस में गंगा उत्तर वाहिनी थी। उत्तर से निकलकर उत्तर को जाते हुए गंगा ने यहाँ एक बेल्ट तैयार किया। लेकिन जब लोगों ने देखा कि नदी अपने सोर्स की तरफ वापस जा रही थी, तो उनमें ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि बनारस ही वो जगह है जहाँ इंसान भी अपने सोर्स यानी कि परमात्मा से वापस मिल जाता है। तभी से लोग ये मानने लगे कि धरती पर बनारस ही वो जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु का साइकिल पूरा होता है और ये मोक्ष का द्वार है। बनारस के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर आकर रहने से ही मोक्ष मिल जाता है। इसके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही वजह थी कि आखिरी दिनों में लोग घर बार छोड़कर बनारस चले आते, जिससे बनारस की आबादी बढ़ती गई और ये खूबसूरत और बड़ा शहर बन गया। बनारस की शुरुआत में 80 नदी गंगा में आकर मिलती है और आखिर में वरुणा। 80 वरुणा और गंगा के संगम के कारण वाराणसी, 90 से भी ज्यादा घाट होने के कारण घाट नगरी और विश्वनाथ मंदिर होने के कारण इसे विश्वनाथ नगर का नाम मिला। कहते हैं कि 5th सेंचुरी आते आते बनारस 16 महाजनपदों में से एक बन गया था। इसीलिए बुद्ध ने भी उपदेश देने के लिए बनारस को ही चुना। बिहार के गया से वो सारनाथ आए, जो बनारस से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। यहाँ उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया और यहीं से शुरुआत हुई बौद्ध धर्म या कहें कि बुद्धिज्म की। इतिहास बताता है कि उस दौर में भी बनारस ट्रेड का इतना बड़ा सेंटर था कि यहाँ पर मलमल, सिल्क, इत्र, आइवरी वर्क और स्कल्पचर का काम बड़े लेवल पर होता था।
अशोक गुप्त और हर्ष जैसे ताकतवर राजाओं ने भी बनारस पर राज किया था। 8th से लेकर 12th सेंचुरी तक बनारस एक बड़ा शहर था, जहां 11th सेंचुरी में राजा हरिश्चंद्र ने पहली बार काशी विश्वनाथ का मंदिर बनवाया था। क्योंकि बनारस शिव का शहर है, कहते हैं कि एक बार भगवान शिव ने भगवान विष्णु को बताया कि धरती पर उनके पास रहने के लिए कैलाश के अलावा और कोई जगह ही नहीं है। तब भगवान विष्णु शिव से बोले कि धरती पर अपनी सबसे प्रिय जगह हम आपको देते हैं। ये जगह थी बनारस, और तभी से शिव भोले बनारस में आकर बस गए और भगवान विष्णु वैकुंठ चले गए। इसीलिए ये भी माना जाता है कि बनारस में मरने वाला सीधे वैकुंठ में जाता है। कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर बनने के बाद बनारस में शिव भक्ति का सैलाब सा आ गया और वेद, पुराण और धर्म ग्रंथों पर चर्चा करने वाले लोगों की ये फेवरेट जगह बन गई। अमेरिकन ऑथर मार्क ट्वेन कहते हैं कि काशी इतिहास यानी कि हिस्ट्री, परंपराओं यानी कि ट्रेडिशन और दंत कथाओं यानी कि लीजेंड से भी पुराना है। सदियों तक एक खूबसूरत और शांत रहे बनारस की कहानी में ट्विस्ट आता है सन 1194 में, क्योंकि इसी साल तराइन की जंग होती है और मोहम्मद गौरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। उसने दिल्ली का सुल्तान बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक को और खुद पहुंचा कन्नौज। कन्नौज के राजा जयचंद को हराकर उसने कन्नौज को लूटा और फिर वो पहुंचा बनारस। बनारस को उसने पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके रख दिया और जाते जाते यहाँ का खजाना और बेशकीमती चीजें 1400 ऊंटों पर लाद कर अपने साथ ले गया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ने विश्वनाथ मंदिर को तुड़वा दिया। इस तबाही के कुछ वर्षों बाद बनारस गढ़वाल राजवंश की कैपिटल बना, जो उस वक्त यूपी और बिहार में राज करते थे। लेकिन 15th सेंचुरी तक यहाँ पर लगातार अटैक होते रहे। बनारस बार बार उजड़ता और बार बार बसता गया। इस सिटी का गोल्डन पीरियड लौट कर आया 16th सेंचुरी में, जब अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने पंडित नारायण भट्ट को मंदिर बनाने के लिए फंड दिया और 1585 में फिर से विश्वनाथ मंदिर बनकर तैयार हुआ। मंदिर बनने के बाद बनारस में रौनक फिर लौटी। बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ आने लगे, जिन्होंने अपने अपने नाम पर घाट बनवाने शुरू किए। अकबर के जनरल और जयपुर राज घराने के राजा मानसिंह ने यहाँ हवेली और मान मंदिर घाट, बूंदी के महाराजा ने बूंदी परकोटा घाट, ग्वालियर स्टेट के मुंशी ने मुंशी घाट बनाया। अब शहर तो खूबसूरत हो गया, लेकिन अकबर ने बनारस का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया। उस दौर में यहाँ मुगली स्टाइल में कई हवेलियां बनी, लेकिन 17th सेंचुरी में औरंगजेब ने आकर सब कुछ फिर से तबाह करके रख दिया। वो ऐसे कि उस दौर में बनारस मराठा किंग्स की पहली पसंद था और यहाँ की जनता भी महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत चाहती थी। शिवाजी जब औरंगजेब की कैद से निकले तो उन्होंने बनारस में ही शेल्टर लिया था। इस वजह से औरंगजेब बनारस के लोगों से पहले से ही नाराज था। इधर बनारस के लोग भी उसे पसंद नहीं करते थे। 18 अप्रैल 1669 औरंगजेब अपनी सेना लेकर दिल्ली से बंगाल जा रहा था। जब वो मुगल सराय पहुंचा तब उसके परिवार के लोगों ने बनारस देखने की जिद की। औरंगजेब खुद तो नहीं आया, लेकिन उसने अपने परिवार को बनारस भेज दिया। कहते हैं कि बनारस के लोगों ने उसके परिवार का वेलकम करने के बजाय उन्हें खूब ताने सुनाए, जिसका पता लगते ही औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पूरी आर्मी को लेकर बनारस पर अटैक कर दिया। उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। औरंगजेब के खौफ की वजह से यहाँ के पंडित, शास्त्री और स्कॉलर्स भी शहर छोड़कर चले गए और तब तक बनारस का यही हाल रहा जब तक कि रानी अहिल्याबाई के कदम यहाँ पर नहीं पड़े। 1780 में उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर फिर से बनवाया। रानी भवानी के स्कूल्स ने स्कॉलर्स और धर्मशास्त्रियों को तैयार किया। 1830 में महाराजा ऑफ पंजाब रणजीत सिंह ने विश्वनाथ टेम्पल को 1000 किलो सोने से मंडवाया और अलग अलग राजाओं ने घाटों को रिनोवेट करवाया। इस तरह बनारस एक बार फिर आबाद हो गया और इस बार हमेशा के लिए। क्योंकि औरंगजेब के जाने के बाद मुगलों की ताकत लगातार कम होती गई। उन दिनों यानी कि 18th सेंचुरी में बनारस अवध प्रोविंस के अंडर आता था, जहां के नवाब थे आसफुद्दौला। आसफुद्दौला ने बनारस समेत पूरे ईस्टर्न यूपी की जागीरदारी मनशाराम को दी थी और मनशाराम से ये मिली उनके बेटे बलवंत सिंह को, जो हर साल टैक्स कलेक्शन करके नवाब को भेजा करते थे। होने को तो बलवंत सिंह एक जागीरदार थे, लेकिन बनारस में उनका रुतबा किसी राजा से कम नहीं था। कहते हैं कि एक वक्त वो भी आया जब बलवंत सिंह के पास 1 लाख लोगों की अपनी आर्मी हो गई थी। इसीलिए जब आसफुद्दौला के बेटे सुजाउद्दौला
अवध के नए नवाब बने तो उन्हें बलवंत सिंह के कंट्रोल वाले पूरे एरिया को सेमी इंडिपेंडेंट का स्टेटस देना पड़ा। इधर बलवंत सिंह के बाद जब चैत सिंह बनारस के राजा बने तब उन्होंने चैत सिंह घाट पर एक फोर्ट बनवाया जहां से उनकी हुकूमत पूरे बनारस पर चलती थी। लेकिन बनारस के बाहर का भारत बदल रहा था। अंग्रेज लगातार ताकतवर होते जा रहे थे और एक एक करके वो अलग अलग रियासतों को ब्रिटिश एम्पायर में मिलाते जा रहे थे। 1750 में बंगाल पर और बक्सर की लड़ाई के बाद अवध पर अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया, जिसके बाद लखनऊ और मुर्शिदाबाद दरबार में उन्हीं के हिसाब से फैसले लिए जाने लगे। इन दोनों राजघरानों के बीचों बीच था सेमी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी स्टेट ऑफ बनारस, जहां गंगा से ट्रेड का मेन रूट था। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की नज़र बनारस पर पड़ी। 1770 में हेस्टिंग्स अवध दरबार में आया और नवाब को एक ट्रीटी पर सिग्नेचर करने के लिए फोर्स करने लगा, जिसमें लिखा था कि बनारस समेत पूरा ईस्टर्न यूपी अब अंग्रेजों के कब्जे में होगा। हेस्टिंग्स के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद लालची था। वो लैंडलॉर्ड्स पर भारी भरकम टैक्स लगाता और अगर कोई उसे एक बार भी टैक्स नहीं दे पाता तो उसकी जमीन को नीलाम कर देता। उसने मुर्शिदाबाद और लखनऊ को पूरी तरह लूट लिया था और अब बारी थी बनारस की। उसने एक प्लान बनाया और राजा चैत सिंह के साथ एक संधि की, जिसमें लिखा था कि चैत सिंह हर साल 22 लाख रुपए का टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे और इसके अलावा उनसे कोई और डिमांड नहीं रखी जाएगी। लेकिन कुछ वक्त बाद ही हेस्टिंग ने उनसे एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए मांग लिए। उन्होंने जैसे तैसे ये पैसा हेस्टिंग को भेजा, लेकिन 1780 में उसने फिर से ये डिमांड की। राजा चैत सिंह ने उन्हें 2 लाख रुपए भेजकर पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हेस्टिंग नहीं माना और 5 लाख रुपए के साथ साथ 2000 घुड़सवारों की भी डिमांड कर दी। तब काशी नरेश ने एक लेटर लिखकर माफी मांगी और हेस्टिंग से ये साफ कहा कि वो इस डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस बात से हेस्टिंग इतना गुस्सा हुआ कि उसने राजा चैत सिंह पर 50 लाख रुपए का फाइन लगा दिया और अपनी आर्मी के साथ बनारस पर अटैक कर दिया। हेस्टिंग की आर्मी ने चैत सिंह के किले को घेर लिया, लेकिन राजा चैत सिंह वहां थे ही नहीं। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने एक और साजिश की। उसने राजा चैत सिंह को किले पर बातचीत करने के लिए बुलाया। राजा चैत सिंह शांति चाहते थे, इसीलिए वो हेस्टिंग पर भरोसा करके उसे किले में मिलने भी आ गए। लेकिन तभी हेस्टिंग की आर्मी ने उन्हें घेर लिया और धोखे से बंदी बना लिया। जब इस बात का पता बनारस की जनता को चला तो लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और हेस्टिंग को मारने के लिए वो किले की तरफ बढ़ने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर चैत सिंह रस्सी पर चढ़कर किले से बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेस्टिंग को जान बचाकर चुनार के किले में छिपना पड़ता है। हेस्टिंग छिपते छिपाते लखनऊ भाग गया, लेकिन जब ये बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाकी ऑफिसर्स को पता चली तो उन्होंने एक बड़ी आर्मी को बनारस पर अटैक करने के लिए भेजा, जिसने बनारस को कैप्चर करके चैत सिंह को गद्दी से हटा दिया। उनकी जगह पर उनके भतीजे महिप नारायण को राजा बनाया गया और ये तय हुआ कि वो हर साल कंपनी को 40 लाख रुपए देंगे। इधर सिस्टम का पूरा कंट्रोल और बनारस रॉयल फैमिली की सारी जमीनों को अंग्रेजों ने अपने अंडर ही रखा। उन्होंने बनारस के कई फ्रीडम फाइटर्स को भी झूठे केस लगाकर जेल में डाल दिया था। तब रानी बाईसाबाई ने उनका केस लड़ने के लिए वकीलों को पैसा दिया और बहुत से फ्रीडम फाइटर्स को जेल से छुड़वाने में उन्होंने काफी मदद की। कहते हैं कि महाराजा महिप नारायण के बाद उनके बेटे उदित नारायण सिंह राजा बने, जिन्होंने 1830 में बनारस में रामलीला की शुरुआत की। इस रामलीला की स्क्रिप्ट उन्होंने हिंदी के स्कॉलर भारतेंदु हरिश्चंद्र से लिखवाई और रामनगर में इसके लिए 10 स्क्वायर किलोमीटर के एक पूरे एरिया को तैयार करवाया, जहां अशोक वाटिका, नदी, जंगल, महल और सब कुछ वैसा ही बनवाया गया जैसा कि रामायण में लिखा था। यहाँ की रामलीला पूरे 30 दिन तक चलती और हर दिन इसका वेन्यू चेंज होता रहता। अशोक वाटिका दिखाने के लिए असल में अशोक के पेड़ का बगीचा बनाया गया। नदी दिखाने के लिए असल में तालाब बनवाए गए। ये इतनी खूबसूरत होती थी कि इसे देखकर लोगों को लगता था कि वो सचमुच रामायण काल में ही हैं और सब कुछ अपनी आंखों के आगे देख रहे हैं। बनारस रॉयल फैमिली ने इस हेरिटेज को आज तक बचा कर रखा है, लेकिन अंग्रेजों को बचाने में भी उनका ही हाथ रहा। अब वो कैसे? वो ऐसे कि जब उदित नारायण सिंह के बाद उनके बेटे ईश्वरी नारायण सिंह राजा बने, तब 1857 की क्रांति हुई।
इस क्रांति में ईश्वरी नारायण सिंह ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को शेल्टर देकर उनकी जान बचाई और उनकी मदद के लिए आर्मी भी भेजी। इस बात से ब्रिटिशर्स खुश हो गए। उन्होंने ईश्वरी नारायण सिंह से दोस्ती करके रॉयल फैमिली की सारी जमीनें वापस लौटा दी और उन्हें महाराजा ऑफ बनारस का टाइटल दिया। लेकिन पावर्स अब भी अंग्रेजों के हाथ में थे और राजा रामनगर से रूल किया करते थे, जो कि गंगा के दूसरे छोर पर था। 1889 में महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह के बेटे महाराजा प्रभु नारायण सिंह राजा बने और 1911 में अंग्रेजों ने बनारस को रियासत बना दिया। उन्हीं दिनों में पंडित मदन मोहन मालवीय को बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने का ख्याल आया और वो सीधा पहुंचे महाराजा प्रभु नारायण सिंह के पास। वो भी तब जब वो गंगा में डुबकी लगा रहे थे। मालवीय भी महाराजा के साथ गंगा में डुबकी लगाने लगे और बातों ही बातों में उनसे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन मांगी। इस पर महाराजा प्रभु नारायण सिंह ने उनके सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि दिन ढलने तक वो पैदल चलकर जितनी जमीन नाप सकते हैं वो पूरी जमीन उन्हें मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको बीच में रुकना नहीं है। मालवीय मान गए और बिना रुके ही पूरा दिन चलते रहे। शाम को वो रुके तो हर कोई दंग रह गया। मदन मोहन मालवीय ने 1300 एकड़ की जमीन नाप दी थी। वादे के मुताबिक महाराजा ऑफ बनारस ने ये जमीन उन्हें दे दी, जिस पर बनकर तैयार हुई इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आज शॉर्ट में BHU भी कहते हैं। BHU की कहानी काफी दिलचस्प है, जिसे हम आपको कभी और सुनाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि इस यूनिवर्सिटी ने बनारस का नाम रोशन कर दिया। और बनारस को रोशन किया इस रियासत के अगले राजा आदित्य नारायण सिंह ने, जो प्रभु नारायण सिंह के बेटे थे। उन्होंने मंदिरों में अच्छा खासा डोनेशन दिया, बनारस में स्कूल और हॉस्पिटल बनवाए और उनके बेटे या कहें कि बनारस के अगले राजा विभूति नारायण सिंह ने 1947 में बनारस को भारत में मिला दिया। रामनगर फोर्ट में उन्होंने काशी स्टेट ट्रस्ट बनाया और यहाँ के सरस्वती भवन में सदियों पुरानी हिंदू धर्म की किताबों का कलेक्शन रखा गया। बनारस की रॉयल फैमिली आज भी बनारस में ही रहती है और काशी नरेश को ही विश्वनाथ मंदिर के विश्वेश्वर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया जाता है। बनारस के रजवाड़े ने हमेशा कल्चर को प्रमोट किया। ये रजवाड़ा कभी जयपुर और हैदराबाद जितना बड़ा तो नहीं बन सका, लेकिन बनारस ने पैसे नहीं बल्कि सुकून पर ध्यान दिया। और यहाँ का सुकून बनता है गंगा से, गंगा पर बने घाटों से। बनारस में 80 से भी ज्यादा घाट हैं। वैसे तो इनमें से हर एक की अपनी अलग कहानी है, लेकिन काशी की कहानी शुरू होती है दशाश्वमेध घाट से। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसे शिव के स्वागत के लिए बनाया था। वहीं दूसरी स्टोरी बताती है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था और 10 घोड़ों की बलि दी थी, इसीलिए इसका नाम दशाश्वमेध पड़ा, जो 10 और अश्व यानी कि घोड़े से मिलकर बना है। बनारस में विशालाक्षी शक्तिपीठ भी है। माना जाता है कि यहाँ माँ सती के कानों के कुंडल गिरे थे। एक वक्त वो भी था जब पूरा का पूरा बनारस महाशमशान हुआ करता था, क्योंकि तब यहाँ के हर एक घाट पर चिताएं जलती थी। लेकिन अब सिर्फ मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर ही शमशान है, क्योंकि यहाँ पर सती स्टोन थे। बनारस में बसने का भी अपना एक तरीका था। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता वो गंगा के उतना ही नजदीक घर बनाता। हर किसी की कोशिश गंगा के करीब बसने की होती, इसीलिए लोग सटा सटा कर घर बनाने लगे और घाटों के आसपास घरों की भरमार लग गई। पूरे बनारस में छोटी छोटी गलियों वाले ढेर सारे मोहल्ले बन गए और बनारस बन गया गलियों का शहर। काशी के इन घाटों ने बहुत कुछ देखा है। इन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य को विश्वनाथ अष्टकम और गोस्वामी तुलसीदास को रामचरितमानस लिखते देखा है। गुरु नानक को बनारस के संतों के साथ सत्संग करते देखा है। कहते हैं कि कबीर और रविदास भी बनारस में ही पैदा हुए। रविदास वहीं जिनकी कठौती में गंगा आ गई थी। जैन धर्म के 24 में से 4 तीर्थंकरों का जन्म भी काशी में हुआ और जलती चिताओं के बीच मेडिटेशन करने वाले अघोर संप्रदाय की शुरुआत भी बनारस से ही हुई। बाबा कीनाराम को अघोर संप्रदाय का प्रमुख माना जाता है। इनके साधुओं को अघोरी कहते हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट खास तौर पर बनारस आते हैं। इसी शहर के बालाजी मंदिर में बैठकर महान संगीत साधक बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाया करते थे, तो यहीं पर मशहूर शायर मिर्जा गालिब चिरागे दैर लिखा करते थे। चिरागे दैर मिर्जा गालिब की एक लंबी चौड़ी नज्म है, जिसे उन्होंने खास तौर पर बनारस के लिए लिखा है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ मंदिर, मलैया मिठाई
पिंक मीनाकारी वर्क और बनारसी ठंडाई के साथ साथ बनारस फेमस है पान के लिए। मजे की बात तो ये है कि बनारस का ये मगई पान यहाँ नहीं बल्कि बिहार में उगता है, लेकिन इसे नेम और फेम बनारस आकर ही मिला। बनारस में सिल्क वोम नहीं होता, लेकिन यहाँ की बनारसी सिल्क की साड़ियाँ दुनिया भर में फेमस है। महादेव की इस नगरी में मौत का भी जश्न मनाया जाता है। यहाँ के डोम राजा आज भी चिता की अग्नि से चूल्हा जलाते हैं, तो अघोरी मेडिटेशन का एक अलग तरीका सिखाते हैं। तुलसीदास का बनाया हुआ संकट मोचन हनुमान मंदिर भी यहाँ है और बड़े कुंड वाले कुष्मांडा देवी का मंदिर भी बनारस में ही है। यहाँ का अन्नपूर्णा मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ भक्तों को प्रसाद भगवान को भोग लगाने से पहले बंट जाता है। बनारस अपने आप में खास है। बनारस एक एहसास है। बनारस की इस कहानी को आपके लिए सीधे हम लेकर आए थे बनारस की धरती से ही। ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जाने से पहले ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। हम मिलेंगे आपको इतिहास की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।